नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आरएएस प्रीलिम्स 2026 विजेता सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि आपकी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाए। पहले एपिसोड में हमने राजस्थान एक नजर के माध्यम से राजस्थान के बारे में आपको बुनियादी जानकारी प्रदान कर दी है। अब हम राजस्थान के अलग अलग विषयों को लेते हुए आपकी संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। जैसे इस एपिसोड के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के सभी पहलुओं की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि भूगोल से संबंधित जो भी राजस्थान का भूगोल है उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो उसको सोल्व करने की आपकी दक्षता को बढ़ाया जा सके। और राजस्थान के भूगोल के इस एपिसोड में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस सेशन की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रदान की जाएगी। पीडीएफ फाइल हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दृष्टि आरएएस यूट्यूब के नाम से, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट्स बनाने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट के भूगोल को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी भौगोलिक अवस्थिति का आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में डिटेल से चर्चा की थी, तो उन पक्षों पर आज हम इस एपिसोड में बात नहीं करेंगे जिन पक्षों पर पिछले प्रोग्राम में बात हो चुकी है। सामान्य पक्ष आप जानते हैं, जैसे राजस्थान में 41 जिले हैं, तो इन 41 जिलों की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से लगती है, कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इन पर हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कशन किया था। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जिलों का एक समूह दिया जाए अलग अलग ऑप्शन में, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में, और फिर 5वां ऑप्शन तो आपका अनुत्तरित प्रश्न का होता है। तो 4 आपको जिलों का एक समूह दे दिया और आपको यह कहा जाए कि इन जिलों को आपको पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाना है, सही क्रम में लगाना है, या पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में लगाना है, या उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में लगाना है, या दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में लगाना है। इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान के ये जो 41 जिले हैं इनकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको पता हो। तो इसलिए अपना नक्शा उठाइए, अपना मैप उठाइए और राजस्थान के सभी जिलों की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानिए। राजस्थान के किन जिलों की अवस्थिति, किन जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और कौन से जिले भारत के अन्य राज्यों से मिलते हैं, इसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में चर्चा कर ली थी। आप राजस्थान के अगर अक्षांशीय स्थिति को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि राजस्थान वस्तुतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। किस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है? जैसे मान लिया ये पृथ्वी है और पृथ्वी का विभाजन 0 डिग्री विषुवतीय रेखा के माध्यम से इस प्रकार से होता है, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? यहां कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो उत्तरी अक्षांश में 66.5 डिग्री है, जिसको आप आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में यहां जो अंटार्कटिक वृत्त है जिसको 66.5 डिग्री के नाम से हम जानते हैं, तो इस क्षेत्र को किस नाम से संबोधित करते हैं? जलवायु के दृष्टिकोण से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। अब आप राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति देखिए। राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश से कर्क रेखा आ रही है, और यहां बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर के बिल्कुल दक्षिण से होकर के इस प्रकार से कर्क रेखा गुजर जाती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री के ऊपर इसकी एक तरह से भौगोलिक अवस्थिति है। इसका मतलब है कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है इस छोटे से हिस्से को छोड़ करके कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर जब हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत से अन्य कारकों के अलावा ये कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। ये तथ्य नोट कर लीजिएगा कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। 2 जिलों से गुजरती है। आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। कुल जिले 41 है, और कुल संभागों की कमिश्नरीज की संख्या कितनी है? 7 है। यह हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब राजस्थान का भौगोलिक आधार पर एक विभाजन देख लेते हैं भौगोलिक प्रदेशों के संदर्भ में। तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को अगर हम देखें
तो मुख्यतः राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये कौन से 4 भौगोलिक प्रदेश हैं? एक भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भौगोलिक इलाका है राजस्थान का अरावली प्रदेश। तीसरा, जो कि अरावली का ये प्रदेश बैठता है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश ये इलाका बैठता है। इसके अलावा कई नदियों द्वारा बनाए जाने वाला जो मैदान है उसको हम पूर्वी मैदान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का एरिया है उसको आप हाड़ौती का पठार, वो जो एरिया आता है वो हाड़ौती के पठार के रूप में आता है। तो मुख्यतः 4 भौगोलिक प्रदेशों के रूप में आप राजस्थान को परिभाषित कर सकते हैं। एक है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, और मरुस्थलीय प्रदेश को भी आप कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे जो पश्चिमी हिस्सा है वो शुष्क रेतीले प्रदेश के रूप में आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा उसी के इधर यहां लूनी जवाई नदी पड़ती है, तो लूनी जवाई का मैदान के रूप में आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। शेखावटी प्रदेश, जिसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं, उसके रूप में आप इसको एक हिस्से को परिभाषित कर सकते हैं। और साथ ही घग्गर का मैदान, जो कि यहां गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले इलाके में पड़ता है, वहां पर घग्गर का मैदान पड़ता है। तो ये जो पश्चिमी या मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, यह भी वस्तुतः कई हिस्सों में परिभाषित किया जा सकता है, कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार से जब अरावली की बात करते हैं, अरावली प्रदेश की बात करते हैं, तो इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। इसी तरह से जो पूर्वी मैदान क्षेत्र है उसको भी कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे चंबल का मैदान, यहां पर बनास का मैदान, और यहां पर माही का जो मैदान है, जो मध्य माही बेसिन है, वो यहां पर स्थित है। इसी प्रकार से बेसिन भी कह सकते हैं आप इसे, कि ये यहां पर चंबल बेसिन है, यहां पर बनास बेसिन है, और यहां पर मध्य माही बेसिन है। इसके अलावा अगर आप हाड़ौती की पठार की या दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो इसको भी कई हिस्सों में परिभाषित किया जा सकता है, कई हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है। जैसे नदी निर्मित प्रदेश के रूप में, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के रूप में, शाहबाद के उच्च स्थल के रूप में, झालावाड़ के पठार के रूप में, या डंग गंगधार के उच्च प्रदेश के रूप में। तो ये सामान्य भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत इसका विभाजन है। राजस्थान का मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली का क्षेत्र, पूर्वी मैदान का क्षेत्र और हाड़ौती का पठार। और फिर इसको अलग अलग, इनको भी आप कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भौगोलिक प्रदेशों की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले इस बात को आपको समझना बेहद आवश्यक है कि यहां से प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है, बल्कि आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान की नदियों के संदर्भ में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न आपसे राजस्थान की परीक्षा में पूछा ही जाने वाला है। इसलिए इस सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से तैयार आपको करना है। तो राजस्थान की नदियों के बारे में हम सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, और फिर जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में विशेष रूप से, विशिष्टीकृत रूप से भी हम बात करने वाले हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल तो आपको मिल ही जाएगी। तो सामान्य रूप से अगर आप नदियों का मैप देखना चाहते हैं राजस्थान का, तो सामान्य मैप यहां पर देख लीजिए। घग्गर नदी की अवस्थिति यहां देखिए। राजस्थान की नदियों को विभाजित करने वाली जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में काम करती है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि जब इसके पूर्व की नदियों की हम बात करते हैं तो ऐसी नदियां हैं जो मुख्यतः कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और अगर हम अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की नदियों को देखें तो वो मुख्यतः कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। और इसके अलावा राजस्थान में ऐसी नदियां भी स्थित हैं जो कि अंतर प्रवाहिक नदियां हैं, यानी केवल आंतरिक रूप से ही बहती हैं, वो किसी खाड़ी में जाकर के, किसी सागर में जाकर के नहीं गिरती हैं, बल्कि उनका प्रवाह जहां से शुरू होता है, जिस प्रदेश से शुरू होता है, फिर वो कुछ समय तक वहीं बहती हुई अपने आप एक तरह से समाप्त हो जाती है। जैसे आप जैसलमेर की नदी को देख सकते हैं, यहाँ कांकनी नदी की अवस्थिति को देख सकते हैं, तो ये अंतर प्रवाहिक नदी है। इस तरह की नदियों को अंतर प्रवाहिक नदी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लूनी नदी की अवस्थिति कहां पर देखेंगे आप? इस प्रकार से देखेंगे, ये यहाँ नाग पहाड़ियों से निकलती है और इस प्रकार से कच्छ के रण की तरफ चली जाती है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण नदी है, जैसे पश्चिमी बनास की नदी यहां पर अवस्थित है, ये साबरमती की अवस्थिति यहां पर है, ये माही नदी की अवस्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी।
इसके अलावा ये पश्चिमी बनास है और बनास नदी की अवस्थिति आपको इस प्रकार से दिखने को मिलेगी। बनास नदी जो है वो चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है और चंबल नदी आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। एक प्रकार से यमुना नदी आगे जाकर के गंगा नदी में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह की नदियां जो कि चंबल नदी जैसी नदी है वो यमुना नदी में मिल रही है, तो एक प्रकार से वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के रूप में परिभाषित की जाती है। इसी तरह से यहां पर काली सिंध नदी है जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। यहां पार्वती नदी है, ये भी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियों की अवस्थिति आपने यहां पर देखी। अब एक एक करके हम इन नदियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले विभाजन को देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि राजस्थान में जो नदियां हैं, ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और ऐसी भी नदियां हैं जो अंतर प्रवाहिक हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रतिशत कितना है? 17.1% है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का प्रतिशत कितना है? 22.4% है। और इस प्रकार से आंतरिक प्रवाह की नदियां कितनी है? 60.2% है आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जो नदियों का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर चंबल, माफ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का है 22.4%। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कितनी है? 17.1%। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है इनका, यानी राजस्थान में जो नदियां बहती हैं उनके जल प्रवाह और जल प्रवाह के दृष्टिकोण से कितना जो प्रतिशत का वो निर्माण करती है। राजस्थान में जो नदियां बहती हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का है या अरब की खाड़ी, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का है या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का है? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अरावली पर्वत श्रेणियां एक महत्वपूर्ण विभाजक, जल विभाजक के रूप में काम करती हैं और इसी के आधार पर आप पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के रूप में राजस्थान की नदियों को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये भी आपने जान लिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी पर्वतमाला मुख्यतः राजस्थान में जल विभाजक के रूप में काम करती है? तो अरावली पर्वतमाला करती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? लूनी नदी, अभी हमने इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखी थी। पश्चिमी बनास नदी, माही और साबरमती नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सीधा सा मतलब है अगर कोई ऐसी नदी है जो उस नदी में जाकर के मिल रही है, जो अंततः जाकर जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो उसको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के रूप में यहां पर परिभाषित किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? जैसे चंबल नदी है, बनास नदी है, बेडच नदी है, काली सिंध नदी है, गंभीरी नदी है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी हैं? घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, कांकनी, खारी, मेंथा और कंठेड़। ये किस प्रकार की नदियां हैं? ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक एक करके हम नदियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नदियों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करने का एक सबसे प्रमुख कारण क्या है? यह कारण है कि यहां से प्रश्न आने की संभावना बेहद ज्यादा है। तो सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में कुछ बेसिक तथ्य जान लेते हैं और सबसे पहले बात होगी लूनी नदी पर। तो लूनी नदी की दूसरी सहायक नदियां कौन सी हैं? जवाई नदी वस्तुतः लूनी की ही सहायक नदी है और जवाई नदी पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई नदी पर एक बांध है, जवाई बांध, जिसको मारवाड़ का, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जवाई बांध को कहा जाता है, जवाई नदी पर है वो। लीलड़ी इसकी सहायक नदी है। मिठड़ी, सुकड़ी, बांडी, सागी, गुहियावाला, सरस्वती, सायला, जोजड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? अजमेर में नाग पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि लूनी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है। कई ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी पर आपको क्लिक कर देना है, नाग पहाड़ी। इसका मुहाना कहां है? कच्छ के रण में, गुजरात में जो पड़ता है। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? सागरमती इसका प्रारंभिक नाम था। और इसके अलावा इसके कई उपनाम भी हैं। उपनाम हो सकता है कि आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन एक बार थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि इसके उपनाम क्या है। जैसे लवणवती इसका उपनाम है, सागरमती इसका उपनाम है, मरु आशा इसका उपनाम है, मरु की आशा यानी मरुस्थल की आशा, आधी मीठी आधी खारी भी इसका उपनाम है। अपवाह क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्रों से ये बह करके जाती है,
ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन से जिलों से बहकर ये जाती है? मुख्यतः नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर से होकर के बहती है। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जवाई नदी है, जिस पर महत्वपूर्ण बांध है जवाई बांध, जो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जिसको। जवाई सबसे बड़ी सहायक नदी है और पाली जिले के सुमेरपुर में यह जवाई बांध बना हुआ है। मारवाड़ का अमृत सरोवर इस बांध को कहा जाता है। तो ये लूनी नदी के बारे में बात हुई। अब बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी के बारे में। तो पश्चिमी बनास नदी जो कि अरब सागर वाली ही नदी है, अरब सागर की तरफ जो जाती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं पश्चिमी बनास नदी की? सूकली नदी, दनारी नदी, साबरिया नाला नदी, सीपू नदी, सेव नदी, पाली या बाली नदी। उद्गम कहां से हुआ है? पिंडवाड़ा या नया सांवरा से, जो कि सिरोही में पड़ता है। मोहाना कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में है। अपवाह क्षेत्र कौन सा है? कौन कौन से जिलों से होकर के बहती है? सिरोही, पाली, उदयपुर। अब बात करेंगे माही नदी पर। माही नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम नदी, जाखम नदी, अनास नदी, चाप नदी, मोरिन नदी और ईरू नदी। जाखम नदी के बारे में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी है? इनमें से कोई भी नाम हो सकता है, जाखम का नाम होने की संभावना बेहद ज्यादा है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम महू की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से होता है और मोहाना इसका खंबात की खाड़ी गुजरात में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। तो किसकी सीमा बनाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है और गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हम बागड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। जब हम बागड़ की गंगा कहते हैं तो बागड़ का क्षेत्र कौन सा है? अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे, एक बार नक्शा हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। नक्शा ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है। इसको हम वागड़ के नाम से जानते हैं। वागड़ के नाम से जानते हैं और कई बार इसको बागड़ भी कहा जाता है। आपने सुना होगा इसका नाम बागड़। तो इस क्षेत्र को बागड़ के नाम से जानते हैं और यहां पर ये माही नदी बहती है। तो इसलिए माही नदी को बागड़ की गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसको बागड़ की गंगा कहा जाता है और क्योंकि ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, यहां पर आदिवासियों की बड़ी संख्या पाई जाती है, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। और साथ ही डूंगरपुर में एक जगह है बेणेश्वर, जो राजस्थान के कुछ गिने चुने त्रिवेणी संगम में गिना जाता है, क्योंकि यहां पर 3 नदियों का संगम होता है। बेणेश्वर में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो डूंगरपुर में बेणेश्वर पड़ता है, जहां पर माही, सोम और जाखम नदियां मिलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो जाखम नदी है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये जो नदियां हैं माही, जाखम और सोम नदी, ये आपस में मिलती हैं जब, तो बेणेश्वर में मिलती हैं। ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, जहां आदिवासियों का एक बेणेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखना है। ये जो नदी है माही नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा है। नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है? जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नोट कर लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को, राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उस नदी का नाम है माही नदी। राजस्थान में वी आकार की आकृति बनाती है माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली नदी को देखते हैं, साबरमती नदी। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? वाकल नदी, सेई नदी, हरणमती नदी, वेतरक नदी, माजम नदी। उद्गम कहां से होता है? उद्गम इसका उदयपुर में पादरा गांव की पहाड़ियों से होता है और मोहाना कहां पर है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में है। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चंबल नदी। तो चंबल नदी का राजस्थान के संदर्भ में विशेष महत्व है। 12मासी नदी है। राजस्थान में खासतौर से उसके पूर्वी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। न केवल पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है, बल्कि सिंचाई के दृष्टिकोण से भी, कृषि भूमि की सिंचाई के दृष्टिकोण से भी इसका विशिष्ट महत्व है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको रामजल सेतु
परियोजना के नाम से जाना जा रहा है, राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जा रहा है, उसमें भी चंबल नदी की विशिष्ट भूमिका है। ये वस्तुतः ये परियोजना किन नदियों पर है? चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियों पर है, जिसको हम जानते हैं राम जल सेतु लिंक परियोजना। पहले इसे पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा था, फिर इसको जाना गया पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के नाम से, और अब इसको जाना जा रहा है राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से। तो उसमें चंबल नदी की विशिष्ट भूमिका है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो जिन नदियों की अब हम बात कर रहे थे, काली सिंध, पार्वती, ये चंबल की ही सहायक नदी है। इसके अलावा बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। मेज, परवन, कुराल, क्षिप्रा, गंभीरी, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? जानापाव पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो जानापाव की पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। और विलय कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में इसका विलय हो जाता है। चंबल नदी को कई उपनामों से भी जाना जाता है, तो ये उपनाम भी जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी के उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की कामधेनु, मालव गंगा और सदानीरा। सदानीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा बहती है, बारहमासी है। राजस्थान की कामधेनु है क्योंकि राजस्थान के बड़े क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और एक प्रकार से राजस्थान के आजीविका में इसकी एक विशिष्ट भूमिका है। राजस्थान के लिए कामधेनु की तरह ये काम करती है। मालव गंगा और पर्वत नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पर कई तरह के बांध और जलाशय बने हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर जलाशय बांध है वो वस्तुतः इसी पर है। जवाहर सागर भी इसी पर है। राणा प्रताप सागर इस पर है। कोटा बैराज जो बांध है वो भी इसी पर है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर है। इसके अलावा चाहे कोटा बैराज हो, राणा प्रताप सागर हो, जवाहर सागर हो, वो राजस्थान में है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में जो चूलिया जलप्रपात है, जलप्रपात किस तरह की स्थिति को अभिव्यक्त करता है? एक ऐसी भौगोलिक प्राकृतिक अवस्था जहां पर किसी जलधारा का पानी अचानक चट्टान से लंबवत इस प्रकार से गिरता है, लगभग लंबवत स्थिति में गिरता है, उसको हम कहते हैं जलप्रपात। तो चंबल नदी पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसको हम जानते हैं चूलिया जलप्रपात के नाम से, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। ये नदी बीहड़ भूमि और कंदराओं के लिए प्रसिद्ध है। उबड़ खाबड़ जो भूमि आकृति है उनके लिए, बीहड़ों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? बनास नदी। बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? कोठारी, खारी, दई, धील, सोहदरा, मोरेल, काली सील, मासी, डूंग, मांतली, बेडच, ये सब बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? राजसमंद के कुंभलगढ़ के पास खामनोर की पहाड़ियों से। तो कुंभलगढ़ में जो खामनोर की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है बनास नदी का। विलय कहां पर होता है? चंबल नदी में इसका विलय होता है। सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम में इसका चंबल नदी में विलय हो जाता है। यह भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि बनास नदी का जो विलय है वो चंबल नदी में राजस्थान के किस जिले में होता है, यह पूछा जा सकता है। और वहां पर एक ऑप्शन होगा सवाई माधोपुर। तो इस लिहाज से भी आपको जिलों की अवस्थिति को जानना चाहिए। इसलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे कहा गया था कि आप सभी जिलों की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हो। ये राजस्थान की तैयारी करने की प्रारंभिक शर्तों में शामिल है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, आपको भौगोलिक स्थितियों पर पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज के भौगोलिक अवस्थिति पर पकड़ रखते हैं तो कोई भी नाम आपके दिमाग में आता है तो दिमाग में नाम आने से सीधा एक नक्शा दिमाग में आपका चलने लगता है, और इस नक्शे के बनने से एग्जाम में परफॉर्म करना आसान हो जाता है, चीजें ज्यादा रिकॉल होती हैं। इसलिए सभी जिलों की भौगोलिक अवस्थिति जान लीजिएगा, मैप सामने रखिएगा और सभी जिलों की भौगोलिक अवस्थिति को लगातार देखते रहिए ताकि जहन में वो छप जाए। उपनाम क्या है बनास नदी का? राजस्थान की यमुना, वन की आशा। बनास को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? बन प्लस आस, यानी बन की आशा। वशिष्ठा भी इसका उपनाम है और वराहिका भी इसका उपनाम है। बनास और इसकी सहायक नदियां राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती हैं। बनास और इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि बनास और इसकी जो सहायक नदियां हैं इनका जो जल ग्रहण एरिया है, इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इनका जो कैचमेंट एरिया है, उसका दायरा, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और इसलिए इसे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। बनास नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है बीसलपुर बांध।
तो इसको भी ध्यान में रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि बीसलपुर बांध वस्तुतः किस नदी पर है। अगली नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? माणली नदी, गंभीरी नदी, गोमती नदी, आयड़ नदी। उद्गम क्या कहां से होता है? उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो कई नदियां आपको कई जगहों पर, जैसे नदियों की अगर बहुत ज्यादा नदियां हैं किसी भी राज्य में, तो कई बार आपको नामों में एक समानता भी देखने को मिल सकती है, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मुहाना इसका कहां पर है? बिगोद के बनास में, बिगोद के पास बनास में एक प्रकार से इसका विलय हो जाता है। बिगोद जो जगह है वहां पर बनास नदी में इसका विलय हो जाता है। इसको यहां पर लिखा होना चाहिए कि बनास नदी में विलय हो जाता है। मुहाना इसका वही है, एक तरह से विलय ही मुहाना के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। जहां पर इसका बनास नदी में विलय हो रहा है वहीं पर इसके मुहाने को बता दिया गया है। मुहाना इसके लिए सही शब्द नहीं होगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि बिगोद के पास बनास नदी में इसका विलय हो जाता है। इससे पहले एक और नाम से जाना जाता था जिसका नाम है आयड़ नदी। तो बेड़च नदी को आयड़ के नाम से भी जाना जाता था पहले। अब आंतरिक प्रवाह की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। और आंतरिक प्रवाह की कुछ महत्वपूर्ण नदियों में पहली महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। बेहद महत्वपूर्ण है। उद्गम कहां से होता है? कालका के निकट शिवालिक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। उपनाम क्या है? मृत नदी, हकरा नदी या आधुनिक सरस्वती नदी इसका उपनाम है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देख करके आपको पता लग जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नदी इसको क्यों कहा जाता है। देखिए, घग्गर अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहा जा रहा है? आप इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहा जा रहा है, घग्गर नदी को। दूसरी है कांटली नदी या कांतली नदी। तो खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। ये कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है। और राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है कांतली नदी। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही वाली नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। और कितना इसका एक तरह से मार्ग है? लगभग 100 किलोमीटर का इसका मार्ग है। अगली नदी है साहिबी नदी या साबी नदी। इसकी सहायक नदी है सोता नदी। और उद्गम कहां से होता है? जयपुर और सीकर की जो सेवर की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। और एक तरह से मुहाना इसका कहां पर है? जयपुर और अलवर से बहती हुई जो पटौदी हरियाणा के निकट विलीन हो जाती है। तो एक तरह से जो हरियाणा के निकट एक महत्वपूर्ण स्थान है, आपने सुना होगा पटौदी, वहां पर यह विलय हो जाती है जयपुर और अलवर से बहती हुई। एक और महत्वपूर्ण नदी है काकनी नदी, जिसको कांकने नदी भी कहते हैं। और ये जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है। स्थानीय नाम है मसूरदी, मसूरिया, गरिसर की ओर बहते हुए बूझ झील का निर्माण करती है कांकनी नदी। चलिए अब खारे पानी की कुछ प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। मीठे पानी की झीलों के बारे में भी जानेंगे और खारे पानी की झीलों के बारे में भी जानेंगे। तो खारे पानी की कुछ महत्वपूर्ण झीलें राजस्थान में स्थित हैं जिनकी अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनकी अवस्थिति के बारे में जानते हैं कि ये कहां पर स्थित हैं, तो ये आपकी एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो सांभर झील कहां पर स्थित है? जयपुर में इसकी अवस्थिति है। और जयपुर जो जिला है वहां पर इसकी स्थिति है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह भी बता सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सांभर झील के साथ सीमा का निर्माण करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील है जिसको हम डीडवाना झील के नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक झील है, लेकिन राजस्थान में पहले 33 जिले हुआ करते थे, फिर जिलों की संख्या बढ़ाकर के 50 हुई और फिर इनको घटा करके 41 किया गया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जिला है डीडवाना कुचामन के नाम से। कौन सा जिला है? डीडवाना कुचामन के नाम से। कहां पर है? इसकी भौगोलिक अवस्थिति आप देखना चाहते होंगे। डीडवाना कुचामन कहां पर है? यहां पर इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। तो ये जो डीडवाना है, ये पहले डीडवाना झील कहां पर आती थी? डीडवाना झील पहले आती थी आपकी नागौर में आती थी। पहले नागौर में आती थी, अब कहां पर आएगी? डीडवाना कुचामन जिले में आएगी। तो इसको इसी प्रकार से आपको ठीक कर लेना है। कई जगहों पर क्या है कि आंकड़े पुराने दिए हुए हैं, अभी उनको अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे जनसंख्या के अभी जो आंकड़े हम देखेंगे वो भी 2011 के हिसाब से दिए गए हैं और 33 जिलों के हिसाब से दिए गए हैं। तो वर्ष 2027 की जनगणना स्टार्ट हो गई है, हाउस लिस्टिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब जो नए आंकड़े आएंगे वो राजस्थान के 41 जिलों के संदर्भ में आएंगे।
जो 2011 के आंकड़े हैं वो 33 जिलों के संदर्भ में है, तो थोड़ा सा ये अंतर रहता है, आपको थोड़ा इस संदर्भ में एडजस्ट करना होता है। इसी प्रकार से बीकानेर में एक महत्वपूर्ण झील है लूणकरणसर झील, ये भी महत्वपूर्ण झील है, अप स्फीति के कारण बनने वाली पलाया झील है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में हवाएं चलती हैं, हवाएं चलने पर बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी उड़ जाती है और मिट्टी के उड़ने से कई जगहों पर गड्ढे बन जाते हैं और जब इसमें वर्षा जल का संचयन हो जाए, ये बहुत ही अल्पकालिक झील के रूप में आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। बहुत सतही झील होती हैं, इनकी गहराई नहीं होती है, इनका तल भी आपको सामान्य रूप से सपाट देखने को मिलेगा, इस प्रकार की झील होती है। और इसी तरह की झील के रूप में आपको लूणकरणसर झील के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह की जो झील है, जो कि रेत के उड़ने से जो एक गड्ढा बन जाता है, वहां पर वर्षा जल के संचय से सामान्यतः इस तरह की झील का निर्माण होता है। कम गहरी होती है, सपाट तल होता है, अल्पकालिक होती है। इसी तरह की झील है लूणकरणसर झील, इनको कहते हैं अपस्फीति के कारण बनने वाली पलाया झील। इसी तरह से पचपदरा एक महत्वपूर्ण झील है, बाड़मेर में स्थित है और यह भी प्राकृतिक झील है। इसके अलावा कुछ और छोटी खारे पानी की झील है राजस्थान में जो स्थित है, उनमें राजस्थान के फलोदी में स्थित एक फलोदी झील है। फलोदी अब नया जिला बन चुका है, तो ये फलोदी झील कहां पर पड़ेगी? फलोदी जिले में पड़ेगी, पहले जोधपुर में पड़ती थी। काबोद झील है जो कि जैसलमेर में पड़ती है। कुचामन, डेडवाना कुचामन में पड़ेगी। डेगाना और नावा कहां पर पड़ेगी? नागौर में पड़ेगी। काछोर और रेवासा कहां पर पड़ेगी? सीकर में पड़ेगी। और इसी तरह से चूरू जिले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है जिसको हम जानते हैं ताल छापर के नाम से। तो ताल छापर एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से चर्चा में रहता है। ताल छापर किसके कारण चर्चा में रहता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ताल छापर को किस वजह से लगातार चर्चा में हाल फिलहाल में ताल छापर रहा है। तो ताल छापर में भी क्या है? एक छोटी खारे पानी की झील है जो चूरू जिले में पड़ती है। मीठे पानी की झीलों में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे जैसमंद जो कि उदयपुर में स्थित है, राजसमंद जो कि राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा उदयपुर में पड़ने वाली पिछोला और फतेह सागर झील भी मीठे पानी की झीलें हैं। आना सागर झील जो कि अजमेर में पड़ती है, वो भी मीठे पानी की झील है। और अजमेर में पड़ने वाली पुष्कर झील भी एक मीठे पानी की महत्वपूर्ण झील है। जयसमंद के बारे में हम बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वस्तुतः जयसमंद झील है जो कि उदयपुर में पड़ती है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवा करके करवाया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवा करके उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया था और इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है उदयपुर की जयसमंद झील। राजसमंद में पड़ने वाली जो राजसमंद झील है, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। गोमती नदी का जल विसर्जित इसमें होता है और इसके किनारे स्थित जो 9 चौकी पाल है, उस 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण राज सिंह प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास भी लिखा हुआ है और इसलिए राजसमंद झील का विशेष महत्व एस्टेब्लिश हो जाता है। जो पिछोला सागर झील है, वो वस्तुतः पिछोला गांव में स्थित होने के कारण ही पिछोला नाम उसका रखा गया है। उदयपुर में पड़ने वाली जो फतेह सागर झील है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पिछोला झील है और जो फतेह सागर झील है, उसके बीच एक और झील है स्वरूप सागर झील। तो पिछोला झील, फतेह सागर झील और इनके बीच स्वरूप सागर झील, इन सबको याद रखना है। अजमेर की जो झील है, जो कि आना सागर झील के नाम से जानते हैं, इस झील को बांडी नदी से जल प्राप्त होता है। अजमेर की जो आना सागर झील है, कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जा रहे हैं। ऐसे तथ्य आपको बताने की कोशिश की जा रही है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तथ्यों की भरमार करने की बजाय जरूरी है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताया जाए। तो आना सागर झील को कौन सी नदी का पानी प्राप्त होता है? बांडी झील का पानी प्राप्त होता है। इसके अलावा ये एक कृत्रिम झील है। पुष्कर झील बहुत प्राचीन समय में एक क्रेटर से निर्मित मानी जाती है, इसलिए इसको प्राचीन प्राकृतिक क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर स्थित है। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है।
अब हम राजस्थान के 5 त्रिवेणी संगम के बारे में जानेंगे। इन त्रिवेणी संगम के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में ऐसे संगम जो कि त्रिवेणी संगम का मतलब क्या है? त्रिवेणी संगम का मतलब है जहां पर 3 नदियों का पानी आपस में मिलता हो, जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती हो उसको वस्तुतः त्रिवेणी संगम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राजस्थान के 5 त्रिवेणी संगम है, जिसमें से पहला संगम कौन सा है? पहला संगम है बेणेश्वर संगम। तो पहले संगम का क्या नाम है? बेणेश्वर संगम। ये कहां पर स्थित है? डूंगरपुर के नवाटापुरा में स्थित है। त्रिवेणी संगम है तो 3 नदियां यहां पर मिलती है। तो कौन सी नदियां हैं? सोम नदी, माही नदी और जाखिम नदी। अभी हमने बात की थी, कहां पर मिलती है? बेणेश्वर में। अभी बेणेश्वर में आपको यह भी बताया था कि डूंगरपुर में स्थित है और आदिवासियों का कुंभ यहां पर लगता है, बेणेश्वर मेला के नाम से जिसको हम जानते हैं, आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। दूसरा त्रिवेणी संगम कौन सा है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित बिंगोद। यहां पर कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास, बेडच और मेनाल नदी। तीसरा कौन सा है? राजमहल, जो कि टोंक में स्थित है। कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास, खारी और डाई नदी। चौथा कौन सा है? टोंक के जोधपुरिया में स्थित देवधाम, जहां पर बनास, बांडी और मानसी नदी मिलती है। धार्मिक महत्व का संगम स्थल इसको माना जाता है। और पांचवा है सवाई माधोपुर के खंडार में स्थित रामेश्वरम, और यहां पर बनास, चंबल और सीप नदी मिलती है, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पक्ष होगा राजस्थान के भूगोल से संबंधित, वो होगा राजस्थान की जलवायु के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं, और यह भी जानेंगे कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से परिभाषित किया है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कोपेन का जो वर्गीकरण है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। कोपेन ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, और आपके एग्जामिनेशन में कोपेन के वर्गीकरण को पूछे जाने की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो कुछ महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होती है, जैसे पवनों से प्रभावित होती है, जैसे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है उससे प्रभावित होती है। अगर कोई पर्वतमाला स्थित है, जैसे यहां पर अरावली पर्वतमाला है, तो वहां की जलवायु उससे प्रभावित होगी। समुद्र से दूरी कितनी है, इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक वनस्पति है या नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र है या प्राकृतिक वनस्पतियों की भरमार है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। इन सारी चीजों का प्रभाव राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में है। आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? तो पहला आपका दिया होगा ये, दूसरा आपका दिया होगा ये, मान लिया पवन दिया है, दूसरा आपका समुद्र से दूरी दे दिया है, तीसरा ऑप्शन में आपको दे दिया है कि अरावली पर्वतमाला की उपस्थिति, और चौथा आपके दे दिया है कि 1, 2 और 3 उपर्युक्त सभी। यह आपके सामने ऑप्शन दे दिया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक है। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताओं को आप तापमान और वर्षा की स्थिति के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं, और राजस्थान के जो जलवायु है उसको आप कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान में अलग अलग तरह के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो राजस्थान की जलवायु को आप आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु और अति आर्द्र जलवायु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी वहां पर आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश भी पाए जाते हैं, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश भी पाए जाते हैं, और अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश भी पाए जाते हैं। अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश जहां पर बहुत अधिक नमी है, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश जहां पर नमी न के बराबर है, और आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश जहां पर सामान्य रूप से नमी रहती है। राजस्थान में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में मुख्यतः वर्षा किसके माध्यम से होती है? एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे यह बरसात होती है। राजस्थान के अधिकांश भागों में जो वर्षा होती है वो अपर्याप्त होती है, और वर्षा की अनिश्चितता भी अधिक पाई जाती है। जैसे कभी कभी रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बाढ़ तक आ जाती है। जैसे वर्ष 2006 में आपने देखा कि बाड़मेर के कवास क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी।
बहुत ही तगड़ी बाढ़ यहाँ पर आई थी। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम वर्षा होती, पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा कम होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून काल में होती है, और जब हम मानसून काल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है? जून जुलाई, भारत में जून जुलाई से अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर। तो राजस्थान में तो आप ये मानिए कि मानसून आते आते लगभग जुलाई ही हो जाता है। तो ये मानसून काल में ही अधिकांशतः वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है, और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मावट कहा जाता है, और मावट का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। यहां पर इस तथ्य को याद रखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। और मावट का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है? पश्चिमी विक्षोभ वस्तुतः भूमध्य सागर में कम दबाव का बनने वाला क्षेत्र है, जिससे एक चक्रवाती तूफान उत्पन्न होता है, और जिसके कारण शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बरसात होती है। न केवल बरसात होती है, बल्कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी भी होती है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये मावट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। अब राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं को भी आपको जानना चाहिए। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान आप जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है। रेतीला धरातल होने के कारण अधिक ठंड पड़ती है, विशेष तौर से रात में, क्योंकि रेत बहुत तेजी से गर्म होती है, बहुत तेजी से ठंडी होती है, तो रात में ठंड अधिक पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखेंगे तो तापमान बहुत अधिक रहता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेष तौर से शुष्क और तेज हवाएं चलती हैं, और ग्रीष्म काल की जो गर्म हवाएं हैं उनको लू कहा जाता है। राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है आप जानते हैं, दिन में वो बहुत तेजी से गर्म होता है, रात में बहुत तेजी से ठंडा होता है। शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए राजस्थान में दैनिक, मासिक और वार्षिक जो तापमान में अंतर है वो बहुत अधिक होता है। तापमान की जो विषमता है वो बहुत ज्यादा होती है, तापांतर ज्यादा पाया जाता है, और इसका मुख्य कारण वस्तुतः मरुस्थलीय क्षेत्र ही है। धरातलीय उच्चावच यानी ऊंचाई नीचाई और विभिन्न ऋतुओं में हवाओं की दिशा बदलने से राज्य की आर्द्रता यानी उसकी ह्यूमिडिटी में भी अंतर आता है, उसकी नमी के स्तर में भी अंतर आता है। अब राजस्थान की जो जलवायु है उसमें वर्षा और वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पन की प्रक्रिया के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पर देखेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सामान्यतः वर्षा की मात्रा कितनी रहती है, ये पूछ लिया जाता है। तो एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि राजस्थान में सामान्य रूप से वर्षा का क्या स्तर रहता है। इन आंकड़ों को जब आप एग्जामिनेशन देने जाए तो एग्जामिनेशन देने से पहले, परीक्षा देने से पहले एक बार इनको अपडेट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर लगातार थोड़ा सा चलता रहता है इनमें। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 57.51 सेंटीमीटर है। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाले दिन कौन से कहां पर रहते हैं? लगभग 48 दिन माउंट आबू में होते हैं। तो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाले दिन कहां पर होते हैं? माउंट आबू में होते हैं। कितने दिन होते हैं? लगभग 48 दिन होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़ जिले में होती है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? जैसलमेर जिले में होती है। राजस्थान में संभावित वाष्पन की वार्षिक दर यानी वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक कहां पर है? जैसलमेर में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। सबसे ज्यादा एक प्रकार से जो पानी है, जो द्रव है, वो किस में तब्दील हो जाता है? वाष्प में तब्दील हो जाता है। और सबसे कम कहां पर वाष्पोत्सर्जन होता है? बांसवाड़ा जिले में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को देखें तो जलवायु प्रदेश निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिकों ने मुख्यतः 3 चीजों को पैमाना बनाया है। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो तापमान पैमाना है, एक वर्षा पैमाना है, और एक वनस्पति पैमाना है। और इन चीजों को पैमाना बनाने वाले 3 प्रमुख वैज्ञानिक हैं। प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? थार्न, थ्वेट, कॉपेन और ट्रिवार्था। कॉपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? वनस्पति के आधार पर किया है। और थार्न थ्वेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको बनाया है? वर्षा को बनाया है। यह भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो जलवायु वैज्ञानिक है कॉपेन, उनका जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? किस पर? तापमान पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है, वनस्पति पर आधारित है, या उपर्युक्त में से किसी पर भी आधारित नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वनस्पति पर आधारित हो जाएगा। यही चीज आपसे थार्न थ्वेट के बारे में पूछी जा सकती है कि थार्न थ्वेट ने वस्तुतः जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या बनाया है।
तो आधार बनाया है उन्होंने वर्षा को। तो इन सारी चीजों को आपको देख करके चलना है। यहां पर कोपेन के बारे में, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का किया है उसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना तो बेहद ज्यादा है। तो कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश के रूप में पहले प्रदेश को परिभाषित किया है BWHW। जब हम BWHW की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक रहता है, प्राकृतिक वनस्पति का ऐसे क्षेत्रों में अभाव पाया जाता है, इसके अलावा कम वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र है और रेत के टीले सामान्य रूप से यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर और पश्चिमी बीकानेर आने वाले इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले हैं। अगर वर्षा की बात करें तो पाकिस्तान सीमा के पास लगभग 100 मिलीमीटर की वर्षा होती है और पूर्वी सीमा पर लगभग 200 मिलीमीटर की वर्षा आपको देखने को मिल जाएगी। ये कोपेन का पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण क्या है? दूसरा है BSHW यानी अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहां पर वार्षिक जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और मुख्यतः यहां पर कांटेदार झाड़ियां और घास मिलेगी, जिनको स्टेपी प्रकार की वनस्पतियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कांटेदार झाड़ियां और घास की अवस्थिति आपको अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और इसके अंतर्गत आने वाले राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण जिले हैं? जिले हैं बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू। तो ये अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है CWG, शुष्क शीत ऋतु की मॉनसूनी जलवायु। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि यह उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, वर्षा अपेक्षाकृत यहां पर कम होती है और तापमान यहां पर अधिक रहता है। और इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा। ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथा वर्गीकरण है AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है और समाना प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से जिले हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसके अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर का जो पूर्वी भाग है वो उसके अंतर्गत आता है। कोटा का जो दक्षिणी भाग है इसका अंतर्गत आता है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम जानते हैं AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये क्षेत्र जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये जो वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है AW क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले या कौन सा क्षेत्र आता है, ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और इसलिए इसको जानना, इसको याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आप जानते हैं राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? जब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक तो इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वो आपको पता होने चाहिए। वो राजस्थान के संदर्भ में किस तरह के आंकड़ों को प्रस्तुत करती है वो आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान की जो वन नीति है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो राजस्थान की जो वन नीति आई थी लेटेस्ट, वो जून 2023 में जारी की गई थी। राजस्थान भारत का ऐसा पहला प्रदेश है जिसने अपनी वन नीति को पहले लेकर के आया था, यानी वन और पर्यावरण नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 18 फरवरी 2010 को ही अपनी प्रथम वन और पर्यावरण नीति को लागू कर दिया था। और इस नीति का लक्ष्य था राज्य के 20% क्षेत्र में वनावरण विकसित करना। राजस्थान की जो नई वन नीति है जून 2023 की, उसमें आप देखें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। राज्य का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.60% है। नीति का मुख्य लक्ष्य है आगामी 20 वर्षों में वनावरण को 20% तक बढ़ाना। और मुख्य फोकस, जो नीति का जो प्रमुख फोकस है वो वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर है। जन सहभागिता आधारित वृक्षारोपण को विशेष महत्व दिया गया है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में आप जानते हैं वृक्षारोपण की एक विशिष्ट भूमिका होने वाली है। यहां पर आपको एक चीज जरूर समझनी चाहिए और वो चीज ये है कि वस्तुतः वनावरण और वृक्षावरण में क्या अंतर है। वनावरण और वृक्षावरण में वस्तुतः अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भूमि पर 1 हेक्टेयर
या उससे अधिक भूमि पर जो पेड़ों का घनत्व है, पेड़ों का घनत्व है वो कम से कम 10% है, 10% या उससे अधिक है, तो उस क्षेत्र को आप वनों के रूप में परिभाषित करेंगे। हालांकि वन एक कानूनी और प्रशासनिक शब्दावली भी है। अगर आपके राजस्व के आंकड़ों में किसी भूमि को वन भूमि घोषित किया गया है तो भले ही उस पर वन न हो, भले ही उस पर घास भूमि है, वो वन भूमि के ही अंतर्गत आएगी। लेकिन वनावरण के अंतर्गत ये माना जाता है कि 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि पर अगर पेड़ों का जो घनत्व है वो 10%, कम से कम 10% है, तो वो क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आएगा। वृक्षावरण के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे? 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो वृक्ष फैले हुए हैं। वृक्ष कहां पर फैले हुए होते हैं? आपके बाग बगीचों में वृक्ष फैले हुए होते हैं। इसके अलावा आपके खेतों की जो मेड़ होती है, आपके खेतों की जो मेड़ होती है उस पर भी वृक्ष लगे होते हैं। आपके सड़कों के किनारे लगे होते हैं, आपके रेलवे ट्रैक के किनारे लगे होते हैं। तो ये सारे चीजें किसके अंतर्गत आती है? वृक्षावरण के अंतर्गत आती है। यानी वनावरण और वृक्षावरण में ये अंतर है। ये चल करके ये मान करके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से जगहों पर हमने देखा है कि वनावरण और वृक्षावरण का जो अंतर है वो लोग नहीं कर पाते हैं। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये भारत की 18वीं वन रिपोर्ट थी जो कि वर्ष 2023 के संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। ISFR 2023 के नाम से इसको जानते हैं और ये प्रकाशित हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। किस प्रकार के आंकड़े प्रदान करती है? यह आंकड़े इस प्रकार से प्रदान करती है कि जो राजस्थान का वनावरण और वृक्षावरण, जिसका अंतर अभी हमने समझा है, तो राजस्थान में कुल वनावरण इस रिपोर्ट के अंतर्गत कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना ये बैठता है? 4.84% ये बैठता है। इसके अलावा वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी इस रिपोर्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। राज्य का कुल वृक्षावरण कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.14% है। यानी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वनावरण ज्यादा है और वृक्षावरण कम है। वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। वनावरण में कमी दर्ज की गई है और वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण मिलाकर के क्षेत्रफल कितना बैठता है? 27,389.33 वर्ग किलोमीटर बैठता है। कुल मिलाकर के राज्य में 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, अगर आप वनावरण और वृक्षावरण को आपस में जोड़ देते हैं। कुल वनावरण और वृक्षावरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है और कुल वनावरण और वृक्षावरण की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है, ISFR रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में ये महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान किए गए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर अगर वनावरण की स्थिति को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहां पर है और न्यूनतम वनावरण कौन से जिलों में है। तो आप ये देखेंगे कि उदयपुर में सबसे ज्यादा वनावरण है, दूसरे नंबर पर अलवर है, तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है और चौथे पर चित्तौड़गढ़ है। न्यूनतम वनावरण के दृष्टिकोण से देखें तो चूरू में सबसे कम वनावरण है, उसके बाद हनुमानगढ़ में, तीसरे नंबर पर जोधपुर में और चौथे नंबर पर श्री गंगानगर में सबसे कम वनावरण है। अगर आप प्रतिशत के हिसाब से वनावरण और वृक्षावरण को देखें तो वनावरण को देखें प्रतिशत के आधार पर, यहां पर जो बात हो रही है ये वनावरण की हो रही है, ये क्षेत्रफल के आधार पर हुई और अब प्रतिशत के आधार पर हो रही है। तो सर्वाधिक वनावरण कहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रतिशत के लिहाज से? उदयपुर में। दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है, तीसरे पर सिरोही है और चौथे पर करौली है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा चूरू में, दूसरे नंबर पर जोधपुर है, तीसरे नंबर पर बीकानेर है और चौथे पर जैसलमेर है। तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिल गई, प्रतिशत के आधार पर भी चीजें आपको मिल गई वनावरण के संदर्भ में और यहां क्षेत्रफल के आधार पर भी आपको चीजें प्राप्त हो गई है। तो इससे आपको आसानी होगी, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि प्रश्न आपसे क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाए और हो सकता है कि प्रश्न आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाए। तो दोनों ही स्थितियों में आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जैव विविधता और संरक्षण की। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी
का संरक्षण खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसलिए बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकी के अलग अलग पक्षों का संरक्षण करना बेहद जरूरी हो जाता है। बायोडायवर्सिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इस शब्द का प्रयोग पहले वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। और इस जैव विविधता के जनक कौन है? ईओ विल्सन माने जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम भारत में पारित किया गया वर्ष 2002 में। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है ताकि इसके संदर्भ में एक जागरूकता फैलाई जा सके। वो हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2022 को जैव विविधता दशक डिकेड भी घोषित किया था। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 2010 को की गई थी। जो जैव विविधता अधिनियम है न केवल वो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी केंद्र स्तर पर बनाने का प्रावधान करता है, बल्कि राज्य स्तर पर भी यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने यहाँ जो स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो बनाए, ताकि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण एक संस्थागत तरीके से करने में सफलता प्राप्त की जा सके। भारत में जो जैव विविधता के बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट का मतलब है कि वहां पर स्थानिक प्रजातियों की संख्या बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। न केवल स्थानिक प्रजातियों की संख्या पाई जाती है, बल्कि उन क्षेत्रों की कुछ खास विशेषताएं हैं, और ऐसी विशेषताएं हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं। ऐसी वन्य जीव प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं जिनको हम एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक का मतलब दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसे स्थलों को हम जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में परिभाषित कर देते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा का क्षेत्र, हिमालय और सुंडालैंड। सुंडालैंड में जो मलय प्रायद्वीप है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो है, वो भी आ जाता है। और सुंडालैंड में निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी, निकोबार द्वीप भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये भारत के 4 हॉट स्पॉट है, तप्त स्थल है। जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है इन सीटू और एक्स सीटू। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको बहुत सी चीजों का, कई प्रजातियों का संरक्षण करना है जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप जहां पर वो चीज स्थित है, जहां पर कोई प्रजाति स्थित है, वहीं पर उसके संरक्षण को उसके प्राकृतिक आवास में ही आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस संरक्षण की पद्धति को हम कहते हैं इन सीटू, यानी वहीं पर संरक्षण जहां पर वो प्राकृतिक रूप से कोई चीज पाई जाती है। और अगर आप किसी प्रजाति को बाहर ले जाकर के संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, आपने कोई लैब बनाई, आपने कोई जीन बैंक बनाया और वहां पर आप किसी प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी पौध प्रजाति हो चाहे वन्य जीव प्रजाति हो, कुछ भी हो, अगर आप उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल करके उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं एक्स सीटू अप्रोच। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया। तो इन सीटू कंजर्वेशन को हम कहते हैं स्वस्थानिक कंजर्वेशन, और एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम कहते हैं बहिस्थानिक संरक्षण। तो स्वस्थानिक संरक्षण में अगर आप देखेंगे तो इसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। किस प्रकार से किया जाता है? जैसे आप वन्य जीव अभ्यारण्य बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, बाघ परियोजनाएं चलाते हैं बाघ अभ्यारण्य के रूप में, रामसर साइट बनाते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व बनाते हैं, आप निषेध क्षेत्रों का भी निर्माण करते हैं, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भी आप बनाते हैं। तो ये सारे क्या है? प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, प्राकृतिक वन्य जीवों या वन्य जीवों का संरक्षण उन्हीं के स्थानों पर उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षण प्रदान करके, जहां पर वो रहते हैं वहीं पर संरक्षण करना। और अगर आप बाहर जाकर के जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर करते हैं तो उसको कहते हैं एक्स सीटू, यानी बहिस्थानिक संरक्षण। जैसे कोई चिड़ियाघर आपने बना दिया, कोई मृग उद्यान आपने बना दिया, जैसे जीन बैंक बना दिया, या कोई एक्वेरियम बना दिया, तो उसको हम कहते हैं बहिस्थानिक संरक्षण। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर का विशेष महत्व है, क्योंकि ये दुनिया भर की पौध प्रजातियों, वन्यजीव प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करती है। रेड लिस्ट ऐसी लिस्ट है जो कि उनके संरक्षण स्टेटस के बारे में होती है, उनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में होती है, जो हमें इस बात की जानकारी देती है कि किस पौध प्रजाति और किस वन्य जीव प्रजाति का संरक्षण बेहद आवश्यक है। और बेहद आवश्यक इस प्रकार से है कि आप उसके संरक्षण को तुरंत बढ़ावा दीजिए, इस प्रकार के कानून बनाइए ताकि उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके अंतर्गत हमने 4 अनुसूचियां बनाई हुई हैं।
प्रथम अनुसूची में जिन जानवरों को शामिल किया जाता है तो उनका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। तुरंत आपको न केवल जुर्माना होगा बल्कि दंड भी होगा। उनको मारना एकदम अपराध है, आपको जेल की सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट जारी करता है, जो अलग अलग पौध प्रजातियों और वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण स्टेटस को बताता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है और स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण है। प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1972 में प्रथम प्रकाशन किया गया था। और रेड डाटा बुक का जो प्रतीक है वो कौन है? वो लाल पांडा है। चलिए अगला देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण के कुछ और पहलुओं को देख लेते हैं। जैसे जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहलू में क्या माना जाता है? बाघ परियोजना। भारत ने बाघ परियोजना की शुरुआत कब की थी? वर्ष 1973 में भारत ने बाघ परियोजना की शुरुआत की थी। और इस बाघ परियोजना की शुरुआत के अंतर्गत भारत ने क्या किया? अलग अलग स्थानों को बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया और बाघों के प्राकृतिक आवास में भी बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया और बाघों के प्राकृतिक आवास में ही उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से ये किस प्रकार की अप्रोच है? ये इन सिटू अप्रोच है, यानी उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाना है। इसी के अंतर्गत राजस्थान में 5 प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, जहां पर बाघों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। 1973-74 में ही राजस्थान में जो प्रमुख घोषित होने वाला टाइगर रिजर्व है, टाइगर बाघ अभ्यारण्य है, वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व या रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। इसका क्षेत्र कहां पर विस्तारित है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में इसका क्षेत्रफल विस्तारित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल कितना है? 1530.23 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पहला बाघ अभ्यारण्य है। स्थापना वर्ष 1973। कई जगहों पर 74 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो उस समय ये एकदम घोषित होने वाले प्रारंभिक टाइगर रिजर्व्स में शामिल था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर, लगभग 73 बाघ पाए जाते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाएं तो लेटेस्ट डाटा एक बार चेक करके जाएं, क्योंकि रिपोर्ट जो आपकी लेटेस्ट आती है उसके हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है। दूसरा बाघ अभ्यारण्य है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। ये कहां पर पड़ता है? राजस्थान के अलवर, जयपुर और कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान का दूसरा बाघ अभ्यारण्य था जिसका स्थापना वर्ष था 1978, कोट सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। तीसरा कौन सा? मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य। इसका विस्तार कहां पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। बाघ परियोजना का संचालन वर्ष 2013 से यहां से किया जा रहा है, यानी एक प्रकार से वर्ष 2013 से एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में काम कर रहा है। चौथा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। इसका विस्तार कहां पर है? बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। इसे वर्ष 2022 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चलिए अब जानते हैं धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य के बारे में, जिसका क्षेत्र कहां पर विस्तारित है? इसका क्षेत्र विस्तारित है धौलपुर और करौली में। राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है, एक प्रकार से सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 599.64 वर्ग किलोमीटर और ये भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ था। 6 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं। 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, और भी नेशनल पार्क हैं, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। जब हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी कुछ बेसिक तथ्यों को आपको जान लेना चाहिए। ये कहां पर स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल इसका कितना है? लगभग 289.11 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। घोषणा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया था वर्ष 1980 में। ये जो रणथंभौर का एरिया है ये 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया था। 1973 में फिर इसे बाघ परियोजना यहां पर चलाई गई, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। लाल सिर वाले तोते और काले गिद्ध यहां पर पाए जाते हैं और एक प्रसिद्ध बाघिन है जो बहुत फेमस हुई, जिसको हम मछली बाघिन के नाम से जानते हैं, T16 के नाम से जानते हैं, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो वस्तुतः रणथंभौर
से ही संबंधित थे रणथंभौर। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मछली बाघिन T16 जो प्रसिद्ध बाघिन थी जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन से बाघ अभ्यारण्य से संबंधित है, तो रणथंभौर से संबंधित है। ये हो सकता है राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछ लिया जाए, तो रणथंभौर आपको उत्तर देना है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर जिले में स्थित है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। क्षेत्रफल लगभग कितना है, 28.73 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि जो यूनेस्को की धरोहर सूची है उस के अंतर्गत 1985 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है और इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई, 1981 में। रामसर स्थल क्या होते हैं, अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थलों को भी देखेंगे। डॉक्टर सलीम अली जो कि पक्षी वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से पक्षी वैज्ञानिक के रूप में भारत में बहुत नाम इन्होंने कमाया। डॉक्टर सलीम अली, उनकी कार्यस्थली रही है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और स्वर्णिम त्रिकोण पर यह स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण का क्या मतलब है, स्वर्णिम त्रिकोण का मतलब है एक टूरिस्ट सर्किट जो कि दिल्ली, आगरा और जयपुर को आपस में जोड़ता है। तो यहीं पर ये केवलादेव के पास से ही, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पास से ही ये गुजर रहा है। यहाँ पर अजान बांध भी स्थित है, प्रसिद्ध अजान बांध। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आजकल ये बड़ा पूछा जा रहा है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से, इस बाघ अभ्यारण्य से कौन सी प्रमुख नदी गुजरती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कौन सी प्रमुख नदी गुजरती है। गंभीरी नदी और बाण गंगा नदी यहाँ से गुजरती है और प्रमुख घासें कौन सी हैं, मोथा और ऐंचा घासें हैं। चलिए, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्षेत्रफल कितना है, लगभग 200.43 वर्ग किलोमीटर है और पुराना नाम इसका क्या था, दरा अभ्यारण्य। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, दरा अभ्यारण्य था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट कर दीजिएगा, दरा अभ्यारण्य के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में जाना जाता, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पहले दरा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ गागरोनी तोते, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट और हीरामन तोते पाए जाते हैं। घड़ियाल और सारस अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ से बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं आहू नदी और काली सिंध नदी। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान से आहू नदी और काली सिंध नदी। अब हम जानेंगे रामसर स्थलों के बारे में। रामसर स्थल मतलब आर्द्र भूमि के अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले स्थल, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल। तो रामसर स्थल प्राकृतिक जैव विविधता वाले आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं और भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 99 है। कितने हैं, 99। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 99। रामसर स्थल, अगर किसी स्थान को रामसर स्थल घोषित किया जाता है तो उसका मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। और किसी स्थान को रामसर स्थल किस कन्वेंशन के तहत घोषित किया जाता है, रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित किया जाता है। रामसर कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया, रामसर कहां पर स्थित है, ईरान का शहर है रामसर, याद रखिएगा। कहां, रामसर कहां पड़ता है, ईरान का शहर है यहां और ईरान का। और यहां पर एक महत्वपूर्ण संधि हुई, अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ये संधि कब हुई थी, ये संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 में। इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब हुई थी, 2 फरवरी 1971 में, ताकि आर्द्र भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की घोषणा की जाती है, ताकि आर्द्र भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देकर के खाद्य श्रृंखला को लगातार बनाए रखा जा सके, प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संरक्षण किया जा सके। और आर्द्र भूमि जो है वो कार्बन सिंक के रूप में भी काम करती है, यानी वायुमंडल में जो अतिरिक्त कार्बन है उसका संग्रहण भी ये करती है। तो एक तरह से गैसों के संतुलन में भी इनकी भूमिका है, पर्यावरण संरक्षण में भी इनकी भूमिका एस्टैब्लिश हो जाती है अगर ये कार्बन का संरक्षण करने में सक्षम है। इसलिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनके संरक्षण को बढ़ावा देता है रामसर कन्वेंशन, जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और इसलिए 2 फरवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
ये संधि लागू कब हुई? 1975 में लागू हुई। भारत रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा? भारत जुड़ा 1 फरवरी 1982 को। ये नोट कर लीजिएगा। भारत के पहले रामसर स्थल कौन से हैं? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क ये भारत के पहले रामसर स्थल हैं, तो याद कर लीजिएगा। अब हम केवलादेव रामसर स्थल के बारे में बात करेंगे। 1981 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो चिल्का झील को और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये रामसर स्थल के रूप में डेजिग्नेट किए गए थे 1981 में, याद रखिएगा। तो भारत का पहला रामसर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में स्थित है। दूसरा कौन सा है? सांभर झील है। इसे वर्ष 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। जयपुर, नागौर, अजमेर जिलों में फैली हुई है। अब ये कहां पर पड़ेगी? नागौर। तो अब स्थिति चेंज हो गई इसकी। नागौर अब कौन सा जिला आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आपको बताया था। अब कौन सा जिला पड़ेगा यहां पर? कई बार ये देखिए, जयपुर यहां पर ये स्थित है, सांभर झील। तो यहां कौन सा जिला? पहले ये वाला हिस्सा नागौर में आता था, अब यहां पर डीडवाना कुचामन का जिला बना दिया गया है। तो अब सांभर झील कहां पर पड़ती है? जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन। यहां पर हमने एक जगह ये भी बताया था आपको कि जो सांभर झील है उसकी अवस्थिति जयपुर में भी लिखी हुई थी। एक जगह पर आपने देखा होगा सांभर झील, यहां सांभर झील जयपुर। तो एक तरह से जो इसका जो क्षेत्रफल है ज्यादातर जयपुर में ही पड़ता है, इसलिए यहां पर जयपुर में लिखा गया था। इसका क्षेत्रफल डीडवाना कुचामन और अजमेर में भी इसकी सीमा लगती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि अजमेर में भी इसकी सीमा लगती है सांभर झील की। यानी एक तरह से ये जो सांभर झील है ये जयपुर, डीडवाना कुचामन, नागौर की जगह डीडवाना कुचामन कर लीजिएगा, और अजमेर जिलों में फैली हुई है। तीसरा जो रामसर स्थल है राजस्थान में स्थित है वो है खीचन। खीचन कहां पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। फलोदी अब नया जिला बन गया है, पहले जोधपुर में हुआ करता था। तो खीचन फलोदी में स्थित है और यह स्थल कुरजा पक्षी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये रामसर स्थल की सूची में कब शामिल हुआ है? 5 जून 2025 को रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। फलोदी क्षेत्र में ये स्थित है। फलोदी अब नया जिला बन चुका है। मेनार एक और महत्वपूर्ण रामसर स्थल है जो कि उदयपुर में स्थित है और इसकी घोषणा 5 जून 2025 को ही की गई थी। इसको बर्ड विलेज भी कहा जाता है। बर्ड विलेज के नाम से मेनार विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उदयपुर झील में, इस उदयपुर जिले में स्थित है। सिलीसेड झील को जो कि अलवर में स्थित है, 12 दिसंबर 2025 को रामसर स्थल घोषित किया गया और यह राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है। इसका निर्माण, सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा रूपा रेल नदी पर बांध बनवा करके किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सिलीसेड झील का निर्माण वस्तुतः एक बांध बनवा करके किया गया था रूपा रेल नदी पर। इस प्रकार से सिलीसेड झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है जिसका निर्माण करवाया गया था, आर्टिफिशियल झील है। चलिए अब राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए तरीका यह होगा कि आप, ये पूरा राजस्थान का नक्शा है और इस नक्शे में एक महत्वपूर्ण स्थिति आपको बता दी जाए कि कहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मोटे तौर पर कहां पर कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, विशेष तौर से जो मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का, वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? स्वाभाविक रूप से वहां रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहां तक सामान्य रूप से सामान्य वर्गीकरण ये किया गया है। फिर उसके बाद किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाएगी? उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। तो यहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के बीच ये भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के बराबर में इस क्षेत्र में, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और इसके दक्षिण में यहां लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है और इसलिए यहां जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसके दक्षिण में यहां पर भूरी मिट्टी पाई जाती है और यहां मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जो हाड़ौती का क्षेत्र है, झालावाड़ और बारा का जो क्षेत्र है। और इस विशेष क्षेत्र में यहाँ जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ लाल काली मिट्टी पाई जाती है। लाल काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सामान्य वर्गीकरण है जो आपको याद रखना चाहिए।
मिट्टियों का राजस्थान के संदर्भ में। अब कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में कृषि की क्या स्थिति है, इससे संबंध में, इसके संदर्भ में आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है, उस टोटल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग कृषि क्षेत्र में आता है। लगभग 60% भाग, जो देश के कुल कृषिकृत क्षेत्र का लगभग 11.87% भाग पड़ता है। ठीक है। राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार लगभग कितना है? लगभग है 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। कार्यशील जोत का आकार कितना है? कार्यशील जोत मतलब फंक्शनल जोत, जहां पर वास्तव में कार्य किया जाता है, जुताई का कार्य किया जाता है, वहां पर औसत आकार कितना है? 4.34 हेक्टेयर है। यानी राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार तो लगभग इतना है, लेकिन जो फंक्शनल जोत है उसका आकार बढ़ जाता है। कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे अधिक कृषि उत्पादन बाड़मेर में होता है, सबसे कम कृषि उत्पादन डूंगरपुर में होता है। कृषि का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र बीकानेर में है और कृषि का न्यूनतम बोया गया क्षेत्र राजसमंद में है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल श्री गंगानगर में है, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल राजसमंद में है। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत श्री गंगानगर में है और न्यूनतम सिंचित प्रतिशत चूरू में है। यहां पर इन आंकड़ों को याद करते हुए एक बात को ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ चुकी है, तो उसी संदर्भ में आपको याद भी रखना है। उसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है कि ये आंकड़े आपसे ना पूछे जाए, लेकिन फिर भी राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण विशेष रूप से इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र और प्रमुख फसलों के बारे में जान लेते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और वहां पर किस प्रकार की फसलें उगती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के रूप में पहला क्षेत्र है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें शामिल होने वाले जिले कौन से हैं? जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, क्योंकि इसमें हमने जो नए जिले बने हैं वो भी शामिल कर लिए हैं। यहां पर किस प्रकार की फसलें होती हैं? बाजरा, मोठ, तिल की फसलें होती हैं। ये खरीफ की फसलें हैं। और रबी की कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं, सरसों, जीरा की फसलें होती हैं। दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसमें सम्मिलित जिले कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारट, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। यहां पर होने वाली खरीफ की कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं? ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बोर नहीं होना है, लगातार क्लास में बने रहना है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से आपको प्रमुख फसलें बताई जा रही हैं। ये प्रमुख फसलें पूछी जा सकती हैं। ये फसल मुख्यतः राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर सम्मिलित जिले आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? बाजरा, ग्वार और ज्वार की। रबी फसलें कौन सी होती है? गेहूं, सरसों और चना की। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, इसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन से हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? यहाँ पर कपास की फसल होती है और ग्वार की फसल होती है। और रबी की फसलों में गेहूं, सरसों और चना की फसल यहाँ पर शामिल कर ली जाती है। इसी तरह से ये कुछ फसलों के बारे में बात हुई। ये महत्वपूर्ण, हमने कुछ महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र लिए। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान में जो अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से खेतों को जल पहुंचाया जाता है, उनमें कौन सी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो राजस्थान में कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिनके माध्यम से न केवल खेतों की सिंचाई करना संभव है, बल्कि पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और औद्योगिक जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसी परियोजनाएं जिनसे अनेक उद्देश्यों के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। तो अनेक उद्देश्यों के लिए जल उपलब्ध कराए जाने वाली परियोजनाओं को आप बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः कहां पर होता है? पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, विद्युत उत्पादन के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, अन्य विकास कार्यों हेतु भी इनका प्रयोग आता है। और इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजनाओं को। इसी तरह से वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत मेष सिंचाई परियोजनाएं आती हैं, जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करने में सक्षम होती है। इसके प्रमुख उदाहरणों में आप किसको शामिल करेंगे? जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना को इसके अंतर्गत आप शामिल करेंगे।
आगे एक और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं जो कि मध्यम आकार की होती हैं और इनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक का होता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में कौन शामिल हो जाएगा? भीम सागर परियोजना, सावन भादो परियोजना, इसके अलावा परवन लिफ्ट परियोजना, पांचना बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना और पीपलदा लिफ्ट परियोजना, ये सारी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएंगी। और कुछ माइक्रो यानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं भी होती हैं, लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, जिनसे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है और इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई जो छिड़काव करके सिंचाई की जाती है, ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें शामिल होती हैं। तो ये मध्यम सिंचाई के अंतर्गत आ जाती है। अब जनसंख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। राजस्थान के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ये जानना भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जनसंख्या के जो आंकड़े हैं ये वस्तुतः वर्ष 2011 की जो जनगणना है उस पर आधारित है। तो उसी संदर्भ में आपको पढ़ना है। 2027 की जनगणना की शुरुआत हो गई है, आप ये जानते हैं। तो ये 2011 की जनगणना पर आधारित आंकड़े हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? प्रदेश की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437, जिसमें पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.86% और महिला जनसंख्या का प्रतिशत है 48.14%। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या है 5,15,03,52, 5,15,03,52 और ये वस्तुतः ग्रामीण जनसंख्या 75.10% को कवर करती है। शहरी जनसंख्या कितनी है? वो है 1,70,48,085, यानी केवल 24.9% शहरी जनसंख्या है। इसके अलावा राज्य की कुल शिशु जनसंख्या कितनी है? शिशु जनसंख्या अगर आप देखेंगे राजस्थान में तो वो बैठती है 1,06,49,504। राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे तो वो कितने प्रतिशत की है? वो 21.3% की है। और भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है जो कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच हुई वो कितनी है? वो 17.7% है। इस प्रकार से दशकीय जनसंख्या वृद्धि राजस्थान की ज्यादा रही 2001 से 2011 के बीच। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में राजस्थान का 19वां स्थान है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात राजस्थान का है 928। भारत का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 943 है। और इस प्रकार से राजस्थान का लिंगानुपात के मामले में 22वां स्थान है। यहां लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है, 928 है। राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 66.1% है। पुरुषों की साक्षरता दर है 79.2% और महिलाओं की है 52.1%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? जयपुर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर, उसके बाद उदयपुर। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि 2011 में ये जो जनगणना के आंकड़े हैं ये वस्तुतः 33 जिलों के हिसाब से हैं, 41 जिलों के हिसाब से नहीं है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है हर चीज में। न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? जयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद ये जिले हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर में है। फिर कौन सा है? सबसे कम जैसलमेर में हुई, फिर उससे ज्यादा हुई प्रतापगढ़ में, उससे ज्यादा सिरोही में, उससे ज्यादा बूंदी में, उससे ज्यादा राजसमंद में। और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और जालोर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शीर्ष जिला कौन सा है? जयपुर है, सबसे ज्यादा 595। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला शीर्ष जिला कौन सा है? सबसे कम जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर में है, केवल 17। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शीर्ष जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, जहां पर पुरुषों के मुकाबले 994 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला शीर्ष जिला कौन सा है? धौलपुर, जहां 1000 पुरुषों के मुकाबले मात्र 846 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में कौन सा है? टोंक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र के संदर्भ में जैसलमेर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में अगर आप बात करें तो वो पाली है।
और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो वो धौलपुर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको जानने ही चाहिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला शीर्ष जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला शीर्ष जिला कौन सा है? वो झुंझुनू है। तो ये सारे आंकड़े ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पीडीएफ फाइल तो मिलेगी। तो ये जो आंकड़े यहाँ पर जुटाए गए हैं, ये बेसिक, ये इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी आंकड़ा आपसे पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में कोटा है 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर है। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला शीर्ष जिला है जयपुर और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला शीर्ष जिला है डूंगरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला है श्रीगंगानगर और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला है डूंगरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला शीर्ष जिला है उदयपुर और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला शीर्ष जिला है बीकानेर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला शीर्ष जिला है बांसवाड़ा और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशतता वाला शीर्ष जिला है बीकानेर, जहां पर केवल 0.34% ही ये न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, बेहद कम है बीकानेर में। ये अब यहीं से हम एक और महत्वपूर्ण चीज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखे हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि वस्तुतः राजस्थान में अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनकी स्थिति क्या है और कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इस बात को ध्यान में रखना है। और प्रमुख जनजातियां राजस्थान में कौन सी पाई जाती हैं? भील, मेणा, सहरिया, डामोर, गरासिया। इनमें से कुछ जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटा लेते हैं। भील जनजाति, कुछ विद्वानों के अनुसार भील शब्द का अर्थ क्या है? धनुष होता है और कुछ इसका संबंध निशाना लगाने की कला से भी जोड़ते हैं। कुछ इसका संबंध धनुष से जोड़ते हैं, कुछ निशाना लगाने की कला से जोड़ते हैं। राजस्थान के प्राचीन निवासी माने जाते हैं भील, इस बात को ध्यान में रखना। और प्रारंभ में इनका जो निवास क्षेत्र था वो हिमालय की तलहटी और विंध्याचल के जंगल थे, ऐसा माना जाता है। और लगभग इनकी जनसंख्या कितनी है? राजस्थान में 10 लाख है। इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और सिरोही में है। और इनकी सामाजिक व्यवस्था वस्तुतः पंचायत व्यवस्था प्रमुख है। भील समाज में पंचायत व्यवस्था प्रमुख है और जो पंचायत के मुखिया हैं भील समाज में वो गमेती कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है भील समाज में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। और गमेती अगर ऑप्शन में होगा तो आप गमेती लगा देंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप इसको स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि आपसे पूछे जाने की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा है। इनकी वेशभूषा किस प्रकार की रहती है? भील समाज में जो प्रौढ़ लोग होते हैं, भील समाज में प्रौढ़ एवं बच्चे जो सामान्यतः अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। पुरुषों की वेशभूषा में धोती और बख्तरी होता है और महिलाओं की वेशभूषा में क्या शामिल होता है? घाघरा, ओढ़नी और काचली शामिल होते हैं। पुरुष साफे पर रंगीन पट्टी बांधते हैं जिसे जाडिया कहा जाता है। पुरुष साफे पर क्या बांधते हैं? रंगीन पट्टी बांधते हैं जिसको क्या कहा जाता है? जाडिया कहा जाता है। इसके अलावा अगर नृत्य की बात करें तो भीलों में जो प्रमुख नृत्य है वो गैर नृत्य है और हाथी मना नृत्य भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगर इनकी आजीविका के बारे में बात करें, कृषि के बारे में बात करें तो जो भील जनजाति है वो मुख्यतः स्थानांतरण कृषि करती है। स्थानांतरण कृषि को आप वालरा कृषि भी कहते हैं। और इसके अलावा ये दासिया और चिमाता खेती भी करते हैं। तो स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कृषि कहा जाता है। दासिया और चिमाता खेती भी ये करते हैं। किसके द्वारा की जाती है? भील जनजाति के द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं ग्रासिया जनजाति के बारे में। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत शब्द ग्रास से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है चारा अथवा जीवन निर्वाह करने का साधन। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। इनकी आबादी जो है वो राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या की आबादी का 6.70% है, लगभग के बराबर। निवास क्षेत्र कहां पर है? उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, डूंगरपुर और आबू रोड क्षेत्र में इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। और इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं ग्रासियों के? वो है मांदल नृत्य, वालर नृत्य,
लूर नृत्य, रायण नृत्य। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ग्रासिया समाज में पाल सामाजिक इकाई मानी जाती है। सामाजिक इकाई कौन सी है? पाल, इनकी सामाजिक इकाई है। और पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी कहा जाता है। इनकी सामाजिक इकाई क्या है? पाल। और पाल के मुखिया को क्या कहा जाता है? पालवी। पालवी का पद क्या होता है? पैतृक होता है, चयनित नहीं होता है, पैतृक पद है ये। ठीक है। कृषि और आजीविका के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रासीय जनजाति स्थानांतरण कृषि करती हैं, और स्थानांतरण कृषि को वालरा कृषि यहां पर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सामूहिक कृषि भी करते हैं, और सामूहिक कृषि को हरी भावरी कहा जाता है। तो ग्रासियों की सामूहिक संस्कृति को, सामूहिक कृषि को आप क्या कहते हैं? हरी भावरी, हारी भावरी कहते हैं। हारी भावरी, हारी भावरी कहा जाता है। ये सारे तथ्य याद कर लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ खनिज संसाधनों के बारे में भी आंकड़े देख लेते हैं, थोड़ा तेजी से नजर डाल लेते हैं। हम जानते हैं कि सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खनिज संसाधनों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, समृद्ध माना जाता है। आप ये जानते हैं राजस्थान में प्रमुख खनिज भी पाए जाते हैं, गौण खनिज यानी सेकेंडरी प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। और अप्रैल 2020 तक जो राष्ट्रीय खनिज सूची है उसके अनुसार राजस्थान में खनिजों के राष्ट्रीय संसाधनों में राजस्थान जो है वो खनिजों में विशिष्ट योगदान देता है। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अप्रैल 2020 तक की सूची के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय खनिज संसाधनों में राजस्थान का योगदान बैठता है। तो जो राष्ट्रीय खनिज संसाधन है उसमें अलग अलग खनिजों के संदर्भ में राजस्थान का योगदान यहाँ पर लिखा गया है। जैसे पोटाश में इसका बहुत बड़ा योगदान है, 89% का। सिस्ता और जस्ता, सीसा और जस्ता में, जस्ता अयस्क में इसका योगदान 89% का है। वोलास्टोनाइट में इसका योगदान 92% का है। चांदी अयस्क में 86% का, डाइटोमाइट में 72% का, अभ्रक में 59% का, तांबे के अयस्क में 52% का, रॉक फॉस्फेट में 30% का, फ्लोराइट में 27% का, टंगस्टन में 27% का, सोने का 24%, सोने में 24% का, चूना पत्थर में 13% का, मैग्नेसाइट के संदर्भ में 12% का, लोह अयस्क मैग्नेटाइट के संदर्भ में 7%, एपेटाइट में 5% और पायराइट में 5%। ये बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ऊपर से ओवरव्यू याद रखिएगा। जैसे कुछ संदर्भ में वोलास्टोनाइट है 92% का योगदान है, पोटास, सीसा और जस्ता अयस्क में 89% का योगदान है। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि योगदान राष्ट्रीय खनिज संपदा में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। राज्य में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र कौन से हैं ये भी जान लीजिए। जैसे एस्बेस्टस है, एम्फीबोल है, उसमें मुख्य जिले कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर। तो आप नक्शा उठाइए, इन जिलों की अवस्थिति देखिए और उससे याद करिए कि यहाँ पर एस्बेस्टोस यानी एम्फीबोल स्थित है। तांबा के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? झुंझुनू जिले की जो खेतड़ी बेल्ट है और अलवर जिले का जो दरिबा क्षेत्र है। अन्य जिले कौन से हैं? अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर और जयपुर है। पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर में भी थोड़ा सा तांबे का उत्पादन होता है। गार्नेट के मुख्य जिले कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, राजसमंद, सीकर, टोंक। ये किस प्रकार से चीज याद होगी? आप मैप को सामने लेकर के बैठिए, सारे जिलों को देखिए और सारे जिलों को जब आप मिला लेंगे तो वहां पर देखिए कि यहाँ पर गार्नेट पाया जाता है, यहाँ पर तांबा पाया जाता है, यहाँ पर एस्बेस्टोस पाया जाता है, तब ये चीजें याद होंगी। मैप को जरूर लेकर के बैठिएगा। यहाँ पर लोह अयस्क हेमेटाइट के प्रमुख जिले कौन से हैं? अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर। और लोह अयस्क मैग्नेटाइट के प्रमुख जिले हैं भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप देख लीजिए। सीसा जस्ता के प्रमुख क्षेत्र हैं उदयपुर, उदयपुर के जावर, उदयपुर बामनिया किला, उदयपुर का जावर और बामनिया कला। राजसमंद का राजपुरा दरीबा और भीलवाड़ा का आप देखेंगे जो रामपुरा या अगुचा का क्षेत्र है वो सीसा जस्ता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। संभावित जिले कौन से हैं जहां पर सीसा जस्ता हो सकता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, उदयपुर, ये संभावित जिले हैं। तो ये राजस्थान का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे जिन पर हमने चर्चा की है। हमें पूरी उम्मीद है कि यहां से आपको राजस्थान का भूगोल तैयार करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस करने की स्थिति में आएंगे ही आएंगे। ये पीडीएफ प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस पीडीएफ के माध्यम से ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध करवाई जाएगी दृष्टि आरएएस यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पर। यह लिखा हुआ दृष्टि आरएएस यूट्यूब टेलीग्राम चैनल। तो इस पर इस प्रोग्राम के आने के बाद इस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर दी जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।